बच्चों कुछ सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड एडवांस इलस्ट्रेशंस देखते हैं हम लोग। सेंटर ऑफ मास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे मेंस के लिए, साथ ही साथ एडवांस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं सेंटर ऑफ मास के ऊपर बेस्ड कुछ एडवांस इलस्ट्रेशंस। A bomb of mass 3m is kept inside a closed box of mass 3m। ये बॉक्स जो है आप देख रहे हैं, ये बॉक्स का भी मास जो है बच्चों वो भी 3m ही है। बॉक्स का मास भी 3m, साथ ही साथ जो बॉम्ब है इसका मास भी 3m दे रखा है। अब ये एक्सप्लोड हो जाता है जिसकी वैल्यू है m/2m, तो ये एक्सप्लोड हो गया आपका m/2m में। m/2m पार्ट में ये डिवाइड हो गया। The two parts move in opposite direction and stick to the opposite wall of the box. The box is kept on a smooth horizontal surface. What is the distance moved by the box during this time interval? तो ये कैसे देखें? सिंपल सा प्रॉब्लम है। आइए देखिए, सबसे पहली बात, जब भी बॉम्ब एक्सप्लोड होगा आपके सारे फोर्सेस इंटरनल रहे, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया। अब आप देखें तो हम देखते हैं बच्चों की इसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। द चेंज नो देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पहली पॉइंट तो ये है। ठीक है। अब अब ये कह रहा है कि इसके दोनों पार्ट जो है, यहाँ पे अभी सेंटर ऑफ मास है कहाँ बच्चों? सेंटर ऑफ मास देखिए, अगर हम निकालें तो सेंटर में ही है। हम ये मान लेते हैं कि लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है इस बॉक्स का, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन भी सेंटर ही होगी, ऐसा मैंने कंसिडर कर लिया है। अब ये ब्लास्ट हुआ तो इसका 2m मास जो है वो इधर जाके चिपक गया और इसका जो m मास है वो दूसरी जगह जाके चला गया। ऐसा एज्यूम किया है क्योंकि इन मेरे से यहां पर डिस्टेंस पूछी गई है, ना कि डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से हम देख सकते हैं, तो आप देखें कि रिलेटिव टू द बॉक्स 2m मास का डिस्प्लेसमेंट कितना है? देखिए ये 12 है और इसी तरीके से ये आपका जो m मास है इसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी 12 ही होगा रिलेटिव टू द बॉक्स। मान लेते हैं बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट जो है वो डेल्टा एक्स भी है। अब देखते हैं कि क्या होता है। मैंने कहा बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स भी है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में चेंज नहीं होना चाहिए, तो हम लिखेंगे m डेल्टा एक्स सी एम। ये हमने पढ़ा है। यहाँ पे m जो होता है टोटल मास ऑफ द सिस्टम होता है, इज इक्वल टू m a डेल्टा एक्स ए प्लस m b डेल्टा एक्स बी प्लस m c डेल्टा एक्स सी। इस पार्टिकल को मैं a कह दे रहा हूं। दिस पार्टिकल जो 2m मास वाला है उसको a कह दिया। जो बॉक्स है जिसका मास 3m है उसको मैंने b कह दिया। इसको मैंने b ऑब्जेक्ट या पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया है, तो इसको b कह दिया। तो इसका मास mb की जो वैल्यू है वो हम ले रहे हैं 3m, ma की जो वैल्यू है वो ले रहे हैं m, और mc जो है स्मॉल m है। अब आप देखें तो डेल्टा एक्स ए बराबर क्या होगा? डेल्टा एक्स से बराबर होगा डेल्टा एक्स ए बी, यानी कि ए पार्टिकल का बी के रेस्पेक्ट में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी।
ये होगा। इसी तरीके से अगर देखें तो हम डेल्टा एक्स ए बी की वैल्यू जानते हैं जो कि प्लस का एल है, तो 2L है, तो हमने लिख दिया 2L प्लस डेल्टा एक्स बी। अगर इसी तरीके से डेल्टा एक्स पी, तो बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट है वो तो डेल्टा एक्स बी ही रहा। अगर मैं बात करूं डेल्टा एक्स सी जो कि आपके स्मॉल एम का डिस्प्लेसमेंट है, तो ये लिखा जाएगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू द बॉक्स प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉक्स। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सी इज माइनस का 2L, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉक्स इज डेल्टा एक्स बी। अब इन सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है इसमें, तो एम ए की वैल्यू तो 2m है, 2m इंटू, अब देखिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपका जो भी फोर्सेस आए हैं वो आपके एक्सटर्नल फोर्सेस तो कोई नहीं है, इंटरनल ही फोर्सेस हैं। तो हम लिखेंगे 2m और डेल्टा एक्स ए की जगह लिख देंगे 2L प्लस डेल्टा एक्स बी। एम बी की जगह मास ऑफ द बॉक्स जो कि 3m है, डेल्टा एक्स बी, और एम सी एम और माइनस का 2L प्लस डेल्टा एक्स बी। अगर आप देखें यहाँ पे तो आपको देखने को मिलता है ये 4 हो जाता है आपका 4m इंटू एल माइनस का 2L, तो ये हो गया 2m इंटू एल। अब देखें टोटल, तो 2 3 2 प्लस 6, तो आपका ये हो जाता है 6। क्या हो गया ये 6 डेल्टा एक्स बी, तो आपका ये 6 डेल्टा एक्स बी हो जाता है और इज इक्वल टू 0। तो आप देखें डेल्टा एक्स बी और साथ में बच्चों जो मास चल रहा है वो m तो आएगा ही साथ में, तो डेल्टा एक्स बी की वैल्यू आपकी हो जाती है माइनस का 2m बाई 6 दैट इज l बाई 3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो l बाई 3, क्योंकि m से m कैंसिल हो जाएगा, 2l बाई 6 होगा तो जो कि l बाई 3। अगर l बाई 3 को देखें तो ऑप्शन डी यहाँ पर बच्चों सही हो जाता है। एक अच्छी प्रॉब्लम थी ये। टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग बॉल्स A and B of radius r and mass m and 2m are respectively is placed on a smooth horizontal surface. Ball A is positively charged and ball B is negatively charged. The balls are released at separation 10r shown in figure. Because mutual attraction, the balls start moving towards each other. They will collide at a point. तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि कुछ भी हो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में चेंज तो 0 रहेगा बच्चों, कुछ भी हो। यानी कि जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पहले थी वो बाद में भी रहेगी, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये बात हमें देखनी है क्योंकि यहाँ पर सिस्टम में म्यूचुअल अट्रैक्शन है जो कि इंटरनल फोर्सेस हैं। तो हम देखें तो सेंटर ऑफ मास जो हमारा है वो कहाँ आएगा ये भी देख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ से, या फिर हम सीधे एक बात कहते हैं जो कि बहुत सिंपल है कि मैंने कहा कि बच्चों ये कुछ डिस्प्लेसमेंट लेके आए, ठीक। मान लीजिए x यानी कि जो आपका a है, a बॉल का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स ए है, बॉल b का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स बी है। तो अगर हम कहें तो आपका जो चेंज इन पोजीशन ऑफ डेल्टा यानी कि चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करूं तो वो 0 होना चाहिए। फिर भी हम इसका फॉर्मूला रूप में लिख देते हैं एम ए डेल्टा एक्स ए प्लस एम बी डेल्टा एक्स बी। डेल्टा एक्स ए, व्हाट इज दिस? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल ए, डेल्टा एक्स बी दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल बी। ये तो चेंज 0 है। एम ए मास ऑफ फर्स्ट बॉल इज 2m। डेल्टा एक्स ए की बात करूं तो इसको डेल्टा एक्स ए ही रहने देता हूं, और हमें दिख रहा है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो एक्स भी निगेटिव लेंगे, ठीक है। तो एक्स भी निगेटिव लिया तो एम बी जो है आपका बी का जो है बच्चों थोड़ा सा डेटा में चेंज है। यहाँ पर डेटा इसलिए चेंज है कि यहाँ पर, चलिए ठीक है हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, m
और डेल्टा एक्स बी को हमने डेल्टा एक्स बी ही रहने दिया। तो आप देखें तो ये जो है 2m डेल्टा एक्स ए एंड m डेल्टा एक्स बी होगा। अब अगर रिलेशन देखें तो आपको दिखेगा डेल्टा एक्स ए टू डेल्टा एक्स ए इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बी होगा। और आप देखिए डेल्टा एक्स ए और प्लस डेल्टा एक्स बी को अगर मिलाएं तो आपका जो बन रहा है वो 10r बन रहा है। अगर 10r बन रहा है तो डेल्टा एक्स ए की जो वैल्यू है वो यहां पर अगर सब्स्टिट्यूट या डेल्टा एक्स बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम लिखेंगे 2 डेल्टा एक्स ए प्लस डेल्टा एक्स बी इज इक्वल टू 10r। डेल्टा एक्स ए इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 10r/3, यानी कि जो सेंटर है आपका, जो सेंटर है उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो आपका हुआ है 10r/3। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये हुआ है 10r/3। पर जो कोलिजन हुआ होगा वो तो इस पॉइंट पे हुआ है ना, ये बॉल ऐसे आई होगी तो कोलिजन तो इस पॉइंट पे हुआ है। तो कोलिजन ये 10r/3 है तो कोलिजन का पॉइंट तो r और आगे होगा। तो हम लिखेंगे पॉइंट ऑफ कोलिजन अगर लिखना है तो डेल्टा एक्स से प्लस r लिख देंगे, दैट इज द रेडियस। बच्चों थोड़ा सा यहां पे मॉडिफिकेशन है, तो डेल्टा एक्स से आपका जो है वो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये सेंटर का डिस्प्लेसमेंट, ये दैट इज डेल्टा एक्स से। इसी तरीके से डेल्टा एक्स बी जो है इस बी के सेंटर का डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूं मैं, दैट इज डेल्टा एक्स बी। तो हम यहां से लिखेंगे डेल्टा एक्स से प्लस डेल्टा एक्स बी प्लस, अब देखिए बीच की डिस्टेंस हो गई 2r प्लस 2r इज इक्वल टू 10r। तो डेल्टा एक्स से प्लस डेल्टा एक्स बी इज इक्वल टू 8r। डेल्टा एक्स ए को ऐसे ही रहने देते हैं, डेल्टा एक्स बी की जगह 2 डेल्टा एक्स ए लिख दिया, दैट इज इक्वल टू 8r। तो यहां से डेल्टा एक्स ए इज इक्वल टू आ जाता है 8r/3। और अगर हम बात करें कि किस पॉइंट पे कोलिजन हुआ तो भाई वो पॉइंट आपका ये डेल्टा एक्स से इतना चल के आया, दैट इज 8r/3, और कोलिजन जो हुआ वो आगे r पे हुआ तो हम लिख देंगे r प्लस डेल्टा एक्स से, दैट इज इक्वल टू 8r/3 प्लस का r एंड 11r/3 इज द आंसर। तो ऑप्शन बी आपका बच्चों हो जाता है यहां पे सही। फॉर द फिगर शोन द मास स्मॉल m is released from rest. Find the distance moved by capital M when the small m arrives at the bottom of mass capital M. तो बच्चों एक ये अच्छी प्रॉब्लम है, मैंने इस टाइप की प्रॉब्लम आपको बताई है कि ये 2 बॉडी सिस्टम जब भी आए और आपको डायरेक्ट आंसर लिखना आना चाहिए। तो क्या करते हैं, मुझे देखना है कि किसका डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्टेंस कैपिटल एम का, तो मास दूसरी बॉडी का ले लें, दूसरी बॉडी का। अब ये जब चला है और हम देखना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट कौन सा, ये भी तो देखना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास का कौन सी कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो एफ एक्सटर्नल एक्स इज इक्वल टू 0, यहां पर कोई भी फोर्स नहीं है, पर वाई डायरेक्शन में ग्रेविटी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में चेंज नहीं आएगा, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में चेंज है पर सेंटर ऑफ मास के एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि डेल्टा एक्सीएम 0 होगा। अब यहां पर 2 बॉडी सिस्टम वाली बात कर लेंगे हम। तो हमें कैपिटल एम का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका मास लिखेंगे और देखेंगे रिलेटिव हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल एम मास, रिलेटिव हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल एम मास। यानी कि अगर हम यहां से ऑब्जर्व करें, आंट बन के हम देखें तो हम देखने को मिलेगा जब ये ए से इस बॉटम मोस्ट पॉइंट बी पर आया तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो यही लेंथ हुई,
गिवन है कि ये जो हाइट है इसकी h है, तो डेफिनेटली ये जो लेंथ हो गई आपकी h cot थीटा हो गई। तो हम यहां से ये लिख सकते हैं, और यहां से बच्चों हमें सीखने को क्या मिलता है जरा ध्यान से समझें। यहां से हम कह सकते हैं कि बच्चों आपका जब ये कैपिटल एम मास का जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एक्स है, ये बराबर हो गया दूसरे मास की वैल्यू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट उसका डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। डायरेक्ट आंसर निकाला आप लोगों ने, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाता है। A projectile is fired at a speed of 100 meter per second at an angle of 37 degree above the horizontal। तो देखिए कुछ इस तरीके का दे रखा है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है और यहां से 100 मीटर पर सेकंड से एट एन एंगल 37 डिग्री एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे था, यानी कि मैक्सिमम हाइट पे था। तो उस इंस्टेंट पे ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया और जिनका रेशियो था 1:3। तो हम एक ले सकते हैं भाई, एक m है तो दूसरा 3m हो गया, और टोटल मास आपका जो हो गया सिस्टम का वो हमने 4m ले लिया। अब कह रहे हैं कि स्मॉलर कम टू दी रेस्ट, अगर छोटा वाला पार्ट यानी कि m मास जो है डायरेक्ट नीचे गिर जाता है, यहां गिर गया m मास, तो पूछ रहा है कि 3m मास कहां जाएगा। तो देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया सिस्टम पे, सारे फोर्सेस इंटरनल थे। तो डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन यानी कि जो कि रेंज है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो एक तो रेंज से कुछ पीछे गिर गया और एक रेंज से आगे गिरेगा। तो रेंज निकालते हैं बच्चों, इसकी रेंज क्या है। तो रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। u स्क्वायर 100 साइन 2 थीटा, अब इसको हम साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी का यूज करते हुए लिख लेंगे। तो रेंज की जो वैल्यू आती है, जिस जब हमने सॉल्व करी तो आती है 960 मीटर, ये रेंज आ गई। यानी कि और ये कहां गिरा होगा, ये r/2 पे गिरा होगा। ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन रहेगी, क्योंकि पार्टिकल में कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो फोर्स नहीं आया। दूसरा पार्टिकल जो है ब्लास्ट के बाद कुछ डेल्टा एक्स डिस्टेंस आगे गिर गया, मैंने ये कहा डेल्टा एक्स डिस्टेंस आगे गिर गया। फर्स्ट पार्टिकल यहां गिरा है, सेकंड पार्टिकल यहां गिरा है। तो इसने यही कहा है कि जो स्मॉलर है वो कमिंग टू रेस्ट आ गया, यानी कि ये m मास इधर गया है और 3m मास इधर गिरा है। तो आपसे पूछा ये डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं बच्चों क्या होती है डेल्टा एक्स की वैल्यू। भाई इन दोनों की लोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन यही रहे। तो ये आपका r/2 था, ठीक है, और ये टोटल आपका जो है r है। तो हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं m इंटू r/2 मस्ट बी इक्वल टू 3m इंटू डेल्टा एक्स। सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू r/6। जब इसे सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो बच्चों r/6 की जो वैल्यू है यानी कि 960 मीटर डिवाइडेड बाई 6, ये आ जाती है 160। तो यहां से ये 160 मीटर, तो टोटल यहां से कितना हो गया, टोटल हो गया आपका r, टोटल अगर देखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा टोटल r प्लस 160। पॉइंट O से हम सेकंड पार्टिकल की पोजीशन देखें तो पॉइंट O से सेकंड पार्टिकल पोजीशन हो जाती है r प्लस 160। r की वैल्यू तो 960 है प्लस 160, तो 960 प्लस 160 की जो वैल्यू आती है वो आ जाती है 1120 मीटर। तो आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे ये बी ऑप्शन सही हो जाता है। सेंटीमीटर में थोड़ा सा रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन आंसर मीटर में होगा।
अगली प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। फिगर शोज two blocks of masses 5 kg and 2 kg placed on a frictionless surface and connected with a spring. An external kick gives velocity 14 meter per second to heavier block in the direction of lighter one. यानी कि हमने यहाँ पे एक पुश दिया है जिसकी वजह से जो आपका हैवियर ब्लॉक है ये 14 मीटर पर सेकंड से लाइटर ब्लॉक यानी कि 2 kg की तरफ बढ़ने लगा है। ए वेलोसिटी गेन बाय द सेंटर ऑफ मास, बी वेलोसिटी ऑफ टू ब्लॉक्स इन द सेंटर ऑफ मास सिस्टम जस्ट आफ्टर द किक। तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट है वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करना। तो जैसे ही जस्ट किक किया गया तो अभी थोड़ा स्प्रिंग जो है अभी स्प्रिंग फोर्स सडन चेंज नहीं लाता, या मैं कह सकता हूं कि स्प्रिंग फोर्स इज नॉट अ इंपल्सिव फोर्स। तो अभी एट दैट इनिशियली ये रेस्ट पे रहेगा तो वेलोसिटी ऑफ बी 0 रहेगी और इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है 14 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हम लिख सकते हैं 5 इंटू 14 इंटू 2 इंटू 0 प्लस में आया ये और नीचे टोटल मास जो कि है आपका 7। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करूं तो ये हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लाइट। अब पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए यानी कि फर्स्ट ब्लॉक इन दी सेंटर ऑफ मास, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो हो जाता है वो हो जाता है आपका 14 माइनस का 10 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। बात करें ब्लॉक बी की तो वीबी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, तो ये हो गया वीबी माइनस का वीसी एंड वीबी 0 है माइनस का 10 तो माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन आप लोगों को लगता है बच्चों ठीक है? तो सबसे में देखें तो आप देखें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो 10 है पर फर्स्ट ब्लॉक की वेलोसिटी है 4, तो ऑप्शन यहां पर सी ठीक हो जाता है। टू ब्लॉक्स of masses m1 and m2 connected by a weightless spring of stiffness constant k rest on a smooth horizontal plane as shown in figure. The second block is shifted to small distance x to the left and then released. Find the velocity of center of mass of the system after the first block breaks ऑफ द वॉल। ये भी बच्चों एक अच्छा सवाल है। ये कह रहा है कि सेकंड ब्लॉक को जो है आपके सेकंड ब्लॉक को फर्स्ट ब्लॉक की तरफ पहले पुश किया गया। द सेकंड ब्लॉक स्मॉल डिस्टेंस एक्स टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि मान लीजिए इसको यहां पर हम लेके आए हैं, स्मॉल डिस्टेंस एक्स लेके आए एंड आफ्टर देन इसे छोड़ दिया गया। Find the velocity of center of mass of the system after the first block's break of the wall. तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। तो किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। तो देखिए क्या होगा जब ये ब्लॉक को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो ये पहले इधर से रिलीज किया तो वापस अपनी ये इधर की तरफ पोजीशन की तरफ चलने लगेगा और कुछ वेलोसिटी गेन करेगा। तो अभी इस स्टेट पे जब ये वेलोसिटी कुछ गेन कर चुका है लौट के आ गया तो स्प्रिंग इज अगेन इट्स नेचुरल लेंथ, ये इसकी अभी नेचुरल लेंथ पे है। मैं फिर से बता देता हूं कि क्या प्रोसीजर है यहाँ पे। पहले हमने यहां पर ले गया इसको, यहां से रिलीज किया तो ये अब इधर की तरफ मूव करना चालू करेगा और इस एक्स डिस्प्लेसमेंट को कवर कर लेगा या इस एक्स डिस्टेंस को कवर कर लेगा। फिर इस इंस्टेंट पे वापस आ गया यानी कि स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे आ गया है। ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे आ चुका है। अब इस मूवमेंट से ये क्योंकि इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हुई तो ये इधर की तरफ चलना चालू कर देगा। जब ये इधर की तरफ चलना चालू कर देगा तो अब ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करेगा जिसकी वजह से स्प्रिंग फोर्स इस पे इधर की तरफ आएगा और ये भी इधर की तरफ बढ़ना चालू कर देगा और उसी इंस्टेंट पे ये अपना इस दीवार को
छोड़ देगा, यानी कि ये जो है आपका ब्रेक ऑफ कर जाएगा यहाँ से, ठीक है, ब्रेक ऑफ दी वॉल कर जाएगा। तो अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि इस इंस्टेंट पे क्या होगा, कि जब ये ब्रेक ऑफ करने वाला होगा तो ये तो v वेलोसिटी होगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी उस जीरो होगी उस टाइम पर। सेकंड की वेलोसिटी तो v होगी, लेकिन इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी कैन राइट हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m टू वी स्क्वायर। तो यहां से ये गया तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपका k बाई एम टू एक्स स्क्वायर, v बराबर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ k बाई एम टू एक्स, ये आ गया p। अगर v इतना आ गया तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हुई, और इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला है m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये जीरो, m2 ही है, v2 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ k बाई m2 है, x डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, स्क्वायर रूट ऑफ k m2 x m1 प्लस m2, ये VCM हो गई। दैट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k m2 m1 प्लस m2। तो ऑप्शन ए आपका बच्चों हो जाता है सही।